मास्टर स्ट्रोक पे आज सबसे पहले हम उस नफरत और असहिष्णुता की बात करेंगे जिसकी वजह से देश में धमकियों का साम्राज्य चल रहा है। हम उस असहनशीलता की बात कर रहे हैं जो नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर पैदा हो रही है। उदयपुर में कन्हैया लाल ने नुपुर शर्मा का समर्थन किया तो गला काटकर उन्हें मार दिया गया। महाराष्ट्र के अमरावती में उमेश गोले ने नुपुर का समर्थन किया, उनका भी गला रेतकर हत्या कर दी गई। और उन लोगों को लगातार धमकियां दी जा रही है जिन्होंने किसी भी प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया के जरिए नुपुर शर्मा का समर्थन किया हो। जिन लोगों ने ऐसी पोस्ट की है उनसे माफी मंगवाई जा रही है। सवाल यह है कि ये लोग कौन हैं जो खुद ही फैसला सुना रहे हैं, माफी मंगवा रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं और फिर गला भी रेत रहे हैं। ये पूरे देश के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। ये तमाम लोग पहले समर्थन वाली पोस्ट पर धमकी देने पर आप इस रिपोर्ट को देखिए और गौर से देखिए। मेरे सांब शिवा गुरु मातृ पिता गुरु बंधु सखा गुस्ताखे नबी का सर चाहिए, गुस्ताखे नबी की एक सजा है, सत्तर से जुदा, सत्तर से जुदा। यानी कुछ भी कहोगे तो मार डाले जाओगे। इनके हिसाब से गुस्ताखे रसूल करने वाली हुई नुपुर शर्मा, जिन्हें गर्दन काटने की धमकियां मिल रही हैं और उनकी गर्दन भी काटी जा रही है जो नुपुर शर्मा का समर्थन कर रहे हैं। उदयपुर के कन्हैया लाल और अमरावती के उमेश गोले की गर्दन कट चुकी है। जो बच गए हैं उनसे माफी मंगवाई जा रही है और माफी नहीं मांगने की सूरत में धमकी दी जा रही है। फिर भी अगर किसी का दिल दुखा होगा तो मैं उन सबसे माफी मांगता हूँ और आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, इसकी गवाही देता हूँ। ये वो लोग हैं जिन्होंने नुपुर शर्मा के पक्ष में किसी व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था। लेकिन असहिष्णुता की हद देखिए, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन्हें धमकाया जा रहा है। इन लोगों का चेहरा हमने छिपा दिया है क्योंकि इनकी जान को खतरा हो सकता है। सबसे पहले आप अमरावती के दुकानदार को दी गई धमकी सुनिए। इस दुकानदार ने नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्टर लगाया था। ये जो रखे थे स्टेटस, ये गलत करे, तुम्हारे दुकान पे आके तुमको लेना पड़ेगा क्या, मिलना पड़ेगा क्या? हमको तो पूरा गाँव चलता। भैया नहीं भैया, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। सुनिए क्या हुआ, हमने तुम्हारे धर्म के बीच में अभी तक के बोले क्या? भैया नहीं बोले। देखो हमारे इस्लाम पे अगर बात आएंगी ना तो गर्दन कटाने को भी नहीं डरते हम लोग। मैं बिल्कुल भैया समझ सकता हूँ। मैं आपसे पूरे समाज से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। तुमको एक वीडियो क्लिप बनाना पड़ता भी 30 सेकंड का, तुमको वीडियो में माफी मांगना पड़ेगा कि भाई मैंने जो गुस्सा की, जो गलती करा, मैं उसकी माफी चाहता। जैसा ठीक है ना, मैं आपको लग रहा है मैं जैसी माफी मांगा वैसी मांगना पड़ेगा, ना तो क्या पहुंचे रहे हम दुकान। हेलो, ऐसी गलती करना मत। गलती नहीं क्या बोल रहा ना, तुम आके दुकान पे मिलता, तुम दुकान पर ही है ना तुम। इसमें आपको दुकानदार डरा हुआ दिख रहा होगा। इन धमकियों के बाद वो दुकानदार बुरी तरह से सहमा हुआ है। देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों को धमकियां दी जा रही हैं। अमरावती में ही ऐसे 3 केस हुए हैं जहां धमकी देने वालों ने माफी मंगवाई, बकायदा वीडियो रिकॉर्ड करवाकर व्हाट्सएप पर मंगवाया। धमकी देने वालों की टोन सुनकर ऐसा लगता है कि ये किसी भी हद तक जा सकते हैं और लोग इसलिए भी डरे हुए हैं क्योंकि अमरावती में ही उमेश कोल्ही की निर्मम हत्या हो चुकी है। थ्रेट कॉल्स जो हैं वो आजू बाजू के हर शहर में थोड़े बहुत हो रहे हैं। हमारे यहाँ भी ऐसे 3 केसेस सामने आए हैं। उनमें से 2 केस में हमने खुद उन्हें अप्रोच किया पर उन्होंने हमारे पास किसी भी स्टेटमेंट देने को मना किया। फिर भी हम उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि किसने उनको धमकी दी। हाँ, उन्होंने माफ़ी के वीडियो बनाए और एक केस में और हमें राइटिंग में उन्होंने दिया है। हम उसकी पूरी जांच कर रहे हैं। धमकी देने वालों की हिम्मत देखिए। इन धमकियों की वजह से नागपुर का एक पूरा परिवार अपना घर छोड़कर ही भाग गया है। एक लड़के ने इंस्टाग्राम पर नुपुर शर्मा का समर्थन किया। फौरन उस लड़के को धमकियां मिलना शुरू हो गई। करीब 200 लोगों की भीड़ धमकाने के लिए घर पर पहुंच गई। परिवार ने माफीनामा भी दिया लेकिन धमकियां नहीं रुकी। इसके बाद परिवार शहर छोड़कर अज्ञात जगह पर चला गया है। परिवार अभी लौटा है लेकिन लड़का अभी तक नहीं आया। अभी बाहर ही है और हम लोगों को नहीं लगता कि अभी भी उसको नागपुर लाना चाहिए।
क्योंकि जो जिस तरीके का उन्होंने यहाँ पे बयानबाजी दी है, हमारे दोस्तों को बताया गया है कि उसके ऊपर में 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया है, या जो तरीके की उसकी बातें लीक की गई है, जो हम लोगों ने किया नहीं, सिर्फ एक स्टोरी डाले थे। कुछ सुरक्षा के विषय में कुछ अपेक्षा जताई है। मैं बताऊं कि उनके एरिया में बंदोबस्त लगाया गया है और हमारे ऑफिसर्स उनके फैमिली से संपर्क में हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और भी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल किसी भी प्रकार की ऐसी आक्षेपार्ह या अनुचित घटना होने की संभावना नहीं दिख रही। नागपुर के पुलिस कमिश्नर भले ही आश्वस्त लग रहे हों, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि धमकी देने का जो मॉड्यूल काम कर रहा है वो लगातार सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट पर नजर रख रहा है। ऐसी किसी भी पोस्ट के बाद वो फौरन धमकाने लगता है। जैसा इस पोस्ट को देखिए, ये नागपुर के उस लड़के के खिलाफ की गई है जो अपना घर छोड़कर डर की वजह से चला गया। इसमें लिखा है, फिर से एक और उठा। अब नुपुर शर्मा का भाई जो नागपुर में भाईचारे के बीच नफरत की आग लेकर चल रहा है। फिर लिखा है हैशटैग गुस्ताखे नबी की एक सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। यानी समर्थन पर भी सर तन से जुदा करने की धमकी दी जाएगी। इसके बाद नागपुर में इस समर्थन के खिलाफ एक बाइक रैली भी निकाली गई थी। एक ने भी कानून का पालन नहीं किया है, हेलमेट नहीं था। इसी नफरत की वजह से अमरावती में एक दवा व्यापारी की निशंस हत्या हुई और ये केस 21 जून का है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस केस का खुलासा अब हो रहा है। अमरावती और उदयपुर में जो घटनाएं हुई वो लगभग एक जैसी है, बस उनमें पीड़ित और आरोपी अलग अलग हैं, लेकिन घटनाओं में समानता है। कैसे, जरा इसे देखिए। दोनों ही जगह पर नुपुर का समर्थन करने पर हत्या हुई, दोनों ही जगह पर सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने को लेकर हत्या हुई, दोनों ही वारदात में पीड़ित की गर्दन पर हमला किया गया, दोनों ही केसेस में धारदार हथियार से हमला किया गया। दोनों जगह पर पहले पीड़ितों के उस दुकान की, उस इलाके की रेकी की गई जहां वो बैठा करते थे। और इसीलिए ये सवाल उठा रहे हैं या उठ रहे हैं कि कहीं इन दोनों घटना स्थलों का आपस में कोई कनेक्शन या संबंध तो नहीं है। अब दोनों ही मामलों की जांच एनआईए को सौंप दी गई है, तो हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि दोनों घटनाओं में कोई अगर आतंकी संबंध दिखता है तो वो सामने जरूर आएगा। अमरावती में कैसे धर्मांधता की खेती पर नफरत की फसल के साथ दवा व्यापारी की गर्दन काटी गई, अब इस रिपोर्ट से समझिए। तारीख है 21 जून और समय हो रहा था रात के 10:27। अमरावती के दवा व्यापारी उमेश कोले अपनी दुकान से घर आ रहे थे। आगे आगे उमेश कोले और पीछे से बेटे और बहू जो व्यापार में उनका हाथ बटाते थे। तभी एक सुनसान जगह पर उमेश कोले पर हमला हुआ और उनकी हत्या हो गई। भतीजे ने जो देखा कि उनके ऊपर किसी ने एकदम से हमला कर दिया है, अंधेरे में उनको बहुत क्लियर नहीं दिखा, लेकिन भैया गिरते हुए दिखे। भैया की जब गाड़ी गिर रही थी तो उसके लाइट में उसने देखा कि भाई दूसरा एक जो आदमी है उसके हाथ में चाकू है और वो फिर से ऐसा घूम के वापस आ रहा है उनके ऊपर। तो इसने थोड़ा गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, अपनी गाड़ी छोड़ दी और भागते हुए जब गया तो दोनों लोग इसको देख के गाड़ी पे बैठ के तीनों के तीनों भाग गए। हमला बहुत प्रोफेशनली हुआ था, इतना सटीक कि चाकू के एक ही वार में उमेश कोले की जान चली गई। डॉक्टर भी हैरान थे कि कोई ऐसा चाकू कैसे मार सकता है। इसका मतलब कि हत्या प्रोफेशनली की गई थी। सिंगल अटैक था, लेकिन वो बहुत परफेक्ट जगह पे मारा था, तो इस वजह से यहाँ एक नेक में था जहाँ बाकी सब जो हमारी नसें रहती है वो कट गई। और डॉक्टर का कहना था कि ये जो है ये एक बहुत ट्रेनिंग अगर दी जाए और किसी को बताया जाए कि यहाँ ही मारना चाहिए, क्योंकि यहाँ मारने से आदमी मरता है, ये डॉक्टर बोले ये हम जानते हैं, आपके तरह जो आम जनता है वो नहीं समझ सकती कि यहाँ मारना चाहिए। तो हो सकता है कि उन्हें बताया गया हो कि कहाँ, और एक ही घाव था, एक ही घाव में भैया ऑन स्पॉट गए हैं। उमेश कोले न सिर्फ नफरत का शिकार हुए बल्कि उन्हें दोस्ती में धोखा भी मिला है। ये यूसुफ खान है जो उमेश कोले का दोस्त था। दोनों पिछले 10 सालों से दोस्त थे। यूसुफ वेटरनरी डॉक्टर था, उमेश से दवाइयां उधार पर लिया करता था।
यूसुफ खान और उमेश कोहले ब्लैक फ्रीडम नाम के व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य थे। इस ग्रुप में उमेश शर्मा ने नुपुर शर्मा के समर्थन वाला पोस्ट फॉरवर्ड किया था। यूसुफ ने वो पोस्ट रहबर नाम के दूसरे ग्रुप में डाला। इस दूसरे ग्रुप में हत्याकांड का मास्टरमाइंड इरफान शेख था। 19 जून को इरफान ने मीटिंग ली और उमेश को मारने की साजिश रची। 21 जून को 3 लोगों ने हत्यारों को पल पल की जानकारी दी। जैसे ही उमेश अंधेरी जगह के पास आए, 12 से 14 इंच लंबे चाकू से उनकी हत्या कर दी। आज 7 आरोपी हमने अरेस्ट किए हैं और आज प्राइमा फेसी हमें ऐसा लगता है कि ये नुपुर शर्मा की जो फेवर में जो पोस्ट है वो फॉरवर्ड करने की वजह से ये हत्या हुई। घटना 21 जून को हुई और पुलिस अब आकर जुलाई में घटना का खुलासा कर रही है, वो भी उदयपुर हत्याकांड के सामने आने के बाद। इसीलिए पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं और सवाल खुद अमरावती की सांसद नवनीत राणा उठा रही है, लेकिन पुलिस ऐसे आरोपों से इनकार कर रही है। पहले ऐसे पुलिस अधिकारी हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस अमरावती, जो पार्टी की एज ए वर्कर करके उन्होंने ये क्षेत्र में काम किया। पिछले पार्टी कांग्रेस पार्टी की जिस तरीके से सरकार थी महाविकास आघाड़ी की, उनके ही कहने पे हर चीज़ उन्होंने यहाँ पर विरोध में एंटी जो गवर्नमेंट के थे उनके विरोध में उन्होंने स्टार्टिंग से वही काम किया। सर, ये घटना टोटल ब्लाइंड केस था। इसमें हमारे पास जो मृतक हैं उनकी पत्नी, उनका बेटा, उनके स्टेटमेंट्स हैं कि उनको किसी के ऊपर शक नहीं है, उनको किसी भी तरह की धमकी नहीं आई। तुरंत हम मीडिया के सामने आके एक स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि हमने कंक्लूड कर दिया है। हमने टाइम लिया, हमने सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए और फिर हमने मीडिया को बताया। तो ये सारे तरह के आरोप गलत हैं और जैसा वो बोल रही हैं कि हमने चोरी और लूटमार का FIR करके मामले को दबा दिया। मामले को दबाना होता तो हम आज मेन आरोपी और सबको अरेस्ट नहीं कर रहे होते, 2 आरोपी अरेस्ट करके बता देते कि मामला खत्म हो गया। अब जांच NIA को सौंपी जा चुकी है। अब उदयपुर के साथ साथ इस हत्याकांड की तह तक भी NIA ही जाएगी। अमरावती केस में आरोपियों को 8 तारीख तक ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया गया है। अब NIA को इन आरोपियों को 8 तारीख या उससे पहले विशेष NIA कोर्ट में पेश करना होगा। कुल मिलाकर देश में यह हंगामा इसलिए हो रहा है क्योंकि नफरती बयान दिए गए हैं। पहले नफरत भरे बयानों से ही शुरुआत हुई और अब ये नफरत और ज्यादा फैलती जा रही है, नृशंस हत्या पर पहुंच गई है। और इसीलिए केंद्र सरकार अब हेट स्पीच के खिलाफ सख्त कानून बनाने की तैयारी कर रही है। इस कानून के तहत हेट स्पीच की परिभाषा तय कर दी जाएगी। कानून बनाते समय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का ध्यान रखा जा रहा है। विदेशों में हेट स्पीच के खिलाफ कैसे कानून है उनकी भी स्टडी की जा रही है, अध्ययन हो रहा है। अभिव्यक्ति की आज़ादी के पहलुओं को ध्यान में रखकर कानून का जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया जा रहा है। कानून के मसौदे को जल्द ही जनता की राय के लिए सार्वजनिक भी कर दिया जाएगा। विधि आयोग ने कहा है कि हेट स्पीच का दायरा बड़ा रखा जाए, यानी जरूरी नहीं है कि सिर्फ उसी बयान को हेट स्पीच माना जाए जिससे हिंसा फैल सकती है। विधि आयोग ने परामर्श दिया है कि समाज में भेदभाव, बैर और विमनस्यता बढ़ाने वाली भाषा को भी हेट स्पीच में लाया जाए, उस दायरे में रखा जाना चाहिए। सोशल मीडिया साइट्स पर यूजर अपनी पहचान छिपाकर झूठे और आक्रामक विचार आसानी से फैला रहे हैं, आप देखते होंगे। इन मामलों को भी हेट स्पीच के दायरे में रखे जाने का परामर्श दिया गया है। लेकिन क्या कानून के दायरे में आने के बाद हेट स्पीच रुक जाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब आपको और हमको देना है, सोचकर, मंथन करके। मास्टर स्ट्रोक में अब विश्लेषण करेंगे ठाकरे परिवार के सामने खड़े सियासी संकट की। सत्ता तो उद्धव ठाकरे बचा नहीं पाए, अब संकट है पिता की विरासत, यानी पार्टी को बचा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि शिंदे गुट पार्टी पर अपना दावा कर रहा है। शिंदे से मुकाबला जीतने के लिए उद्धव ठाकरे ने आज पार्टी के जिला अध्यक्षों की बैठक बुलाई है। उद्धव ने जिला अध्यक्षों से ये कहा है कि बीजेपी शिवसेना को खत्म करने का प्रयास कर रही है। अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो संगठन के लोग मेरे साथ रहे, कोट अनकोट। उद्धव ठाकरे ने संगठन के लोगों को मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहने के भी निर्देश दे दिए हैं। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना से एकनाथ शिंदे को निकाल दिया है। नए स्पीकर नार्वेकर ने एकनाथ शिंदे को शिवसेना के गुट का नेता घोषित कर दिया है।
नार्वेकर ने उद्धव की तरफ से चुने गए शिवसेना गुट के नेता की मान्यता को रद्द कर दिया है। विधान भवन में शिवसेना के दफ्तर से जो सील लगी हुई थी उसको हटा दिया गया है। अब सवाल यह है कि शिवसेना पर दावा किसका सही बैठेगा? क्या शिवसेना से ठाकरे परिवार बाहर हो जाएगा या फिर आदित्य ठाकरे दादा की विरासत हासिल करने में कामयाब हो पाएंगे? राजनीतिक हालात का जो विश्लेषण है अब हमने आपके लिए तैयार किया है एक्सपर्ट्स की राय के बाद। वंदनीय हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे आणि धर्मवीर आनंद दिघे साहेब यांच्या आशीर्वादाने आज या महाराष्ट्रामध्ये शिवसेना भाजपा युतीचं सरकार प्रस्थापित झालेलं आहे। ठाकरे परिवार के वारिस आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि शिवसेना का सूर्यास्त नहीं होगा, लेकिन सवाल यह है कि बाल ठाकरे ने जिस पार्टी को महाराष्ट्र की सत्ता में निर्णायक भूमिका तक पहुंचाया, अब उसके अस्तित्व का निर्णय कैसे होगा, क्या होगा? शिवसेना की धुरी रहा है ठाकरे परिवार। इसी नाम पर शिवसेना अब तक चलती रही है। पार्टी का चेहरा ही ठाकरे परिवार रहा है, लेकिन इस बार राजनीतिक पेच ऐसा फंसा कि ठाकरे और शिवसेना का अटूट नाता संकट में फंसा दिख रहा है। ये अब विधानसभा का पटल हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन 3-4 जगह चलेगा, क्योंकि अभी नए विधानसभा अध्यक्ष आए, उन्होंने शिंदे गुट को शिवसेना करके सैंक्शन दे दी है, तो अभी उनकी व्हीप चलेगी। फिर वो संगठन पे किसका कब्जा है ये बात इलेक्शन कमीशन तक आएगी। तो मुझे लगता है कि इसको एक लंबा चौड़ा 1-1.5 साल का इसमें खेल है। सत्ता बोल रही है, मुख्यमंत्री पद गवाही दे रहा है कि शिवसेना के विधायक दल पर एकनाथ शिंदे का वर्चस्व है। विधानसभा में उद्धव के पास बहुमत नहीं है। शिंदे गुट कह रहा है कि शिवसेना उनकी है। स्पीकर ने भी शिंदे गुट को मान्यता दे दी है। विधान भवन में शिवसेना के दफ्तर पर लगाई गई सील खोल दी गई है। इस राजनीतिक उठापटक और संवैधानिक संकट को भांपकर उद्धव ठाकरे ने भी शिवसेना बचाने की मुहिम छेड़ दी है। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना भवन में जिला प्रमुखों की बैठक बुलाई। ठाकरे दादर के शिवसेना भवन पहुंचे। उद्धव ठाकरे सेना भवन पहुंचे हुए हैं, जहां पर वो जिला प्रमुखों की बैठक करेंगे और बिना कोई प्रतिक्रिया दिए हुए सीधा सेना भवन में दाखिल हो रहे हैं, जहां पर जिला प्रमुखों की बैठक होगी। उद्धव ठाकरे की कोशिश है कि विधायिका में समर्थन खोने के बाद वो पार्टी संगठन में अपनी पकड़ ढीली न होने दे। पार्टी संगठन में उद्धव के खिलाफ अभी कोई बगावत नहीं दिख रही है। इसी संगठन के दम पर ठाकरे परिवार अपनी सेना बचाने का दम भर रहा है। उनको तो शिवसेना खत्म करनी है और ये शिवसेना कभी खत्म हो नहीं सकती, कभी होगी नहीं। उन्होंने सिर्फ जो भी उधर भाग के जा रहे हैं या भगाया जा रहा है, ये सब ठीक है। अभी तो वो बबल में रह रहे हैं, कभी सूरत में, कभी गुवाहाटी में, कभी गोवा में। अभी वापस कहाँ लेके जाएंगे पता नहीं, लेकिन जब भी वो अपने मतदाताओं से मिलेंगे, उनके मन में क्या है वो हम देख रहे हैं। जिला अध्यक्ष ही पार्टी का कामकाज संभालते हैं। विधानसभा, लोकसभा के लिए उम्मीदवारों के नाम जिला संगठन ही भेजता है। जिला प्रमुख की ताकत को आप ऐसे समझिए कि विधायक बनने से पहले शिंदे भी शिवसेना के ठाणे जिला अध्यक्ष थे। जिला अध्यक्ष अगर उद्धव के पक्ष में रहते हैं तो संगठन के आधार पर उद्धव ठाकरे पार्टी पर दावा कर सकते हैं। इसीलिए उद्धव ठाकरे ने संगठन की सबसे अहम ताकत जिला अध्यक्षों की बैठक बुलाई। मैक्सिमम जिला प्रमुखों को अपने साथ रख के एग्रेसिवनेस लाने का प्रयास वो करेंगे, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं। विधायक तो है ही नहीं, विधायक वापस लाने की तो लड़ाई वो कोर्ट में चली रही है। तो बाकी जो संगठन है उस पर तो कब्जा करो। ये तो तय है कि शिवसेना दो फाड़ हो चुकी है। उद्धव के हाथ से विधायक भले ही चले गए हों, लेकिन आने वाले बीएमसी चुनावों के लिए संगठन तैयार करने के साथ उद्धव पार्टी बचाने की कवायद में जुट गए हैं। हमारे शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब ने सारे जिला प्रमुख आए हुए हैं पूरे महाराष्ट्र से, और कोई नेतागण पदाधिकारी आए हुए हैं, उनसे बातचीत की। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कहा अभी अग्निपथ चालू है। आज जो लड़ाई चल रही है, ये लड़ाई आप जानते हो संवैधानिक लड़ाई चालू है। शिवसेना के दोनों गुट अपने अपने हिसाब से संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं। तब ऐसे में सवाल ये है कि दोनों गुटों के दावे में शिवसेना के चुनाव चिन्ह का क्या होगा? ये कैसे तय होगा कि पार्टी किसकी है?
पार्टी के बंटने की स्थिति में चुनाव निशान का फैसला चुनाव आयोग ही करेगा। चुनाव आयोग विधानमंडल यानी सांसद, विधायक, विधान परिषद के सदस्य और संगठन के पदाधिकारियों के बहुमत से तय करेगा कि किस गुट को मान्यता दी जाए। दोनों गुटों के नेताओं में जो ये साबित करेगा कि विधानमंडल और संगठन दोनों में ही उसके गुट का बहुमत है, फैसला उसके पक्ष में होगा। बहुमत तय करने के लिए विधानमंडल और पार्टी पदाधिकारियों को एफिडेविट देकर अपना नेता चुनना होगा। शिवसेना के 2 ही सांसद शिंदे के समर्थन में है, एक खुद शिंदे के बेटे श्रीकांत और दूसरी भावना गवली। विधानसभा में तो ठाकरे के पास बहुमत नहीं है। ऐसे में सवाल ये है कि अगर ठाकरे के हाथ से पार्टी निकली तो महाराष्ट्र की सियासत में शिवसेना का भविष्य क्या होगा? मुझे नहीं लगता कि ठाकरे परिवार के बगैर सेना चल जाएगी। देखिए, परिवारवाद यदि व्यक्तिगत रूप से मुझे पूछा जाए तो परिवारवाद एकदम राजनीति को या लोग प्रजातंत्र को खत्म करता है। लेकिन परिवारवाद ये हमारे यहाँ की सच्चाई है, इससे भी हम दूर नहीं जा सकते। ये लड़ाई शिवसैनिक बनाम शिवसैनिक है। जो एकजुट सैनिक सेना की ताकत थे, अब आपसी फूट के बाद पार्टी पर संकट बन गए हैं। महाराष्ट्र की सियासत में शिवसेना का उदय ठाकरे नाम ही बना था और अब उसके सूर्यास्त वाले संकट का कारण भी ठाकरे नाम ही बन रहा है। अब मास्टर स्ट्रोक में वक्त उस ग्लोबल संकट के विश्लेषण का है जिसके साए में दुनिया की 1/4 आबादी इस वक्त है। ये संकट बाढ़ का है जिससे हर साल न सिर्फ लाखों की जान जा रही है बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का भी पहिया इस बाढ़ की वजह से स्लो हो गया है। भारत में पहाड़ से लेकर मैदान तक बाढ़ की चपेट में लोग आ चुके हैं। सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, करोड़ों की संपत्ति स्वाह हो चुकी है। भारत जैसा ही हाल दुनिया के कई विकसित देशों का भी है। पहले मास्टर स्ट्रोक की इस रिपोर्ट को देखिए कि कैसे दुनिया बाढ़ के आगे बेबस नजर आ रही है। फिर हम आपको सैलाब की उफनती लहरों की पड़ताल वाली खबर दिखाएंगे। ये मौत के मुंह में घुसकर जिंदगी बचाने का ऑपरेशन है और ये तस्वीरें सैलाब के सामने इंसान की बेबसी का सबूत है। बस। क्योंकि लहरों के उफान में तो बड़ी बड़ी चट्टान भी बिखर जाती है। ये पानी का वही प्रहार है जिसके आगे ना तो कोई ठहर सकता है और ना ही कोई इसका मुकाबला कर पाया है। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की है जहां मियार घाटी में आई फ्लैश फ्लड में सब कुछ बहता चला गया। पानी के ऐसे ही प्रहार से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के एक बड़े हिस्से की बेबसी दिख रही है। ये तस्वीरें दुनिया के 3 महाद्वीपों की है। पहली ऑस्ट्रेलिया की है जहां सैलाब का पानी शहर और गांव में कब्जा जमा चुका है। दूसरी तस्वीर एशिया के बांग्लादेश की है जहां लहरों ने ऐसा कहर बरपा रखा है कि लोग घर बार छोड़कर आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। और तीसरी तस्वीर उत्तरी अमेरिका के देश एल साल्वाडोर की है। यहाँ सैलाब की लहरें शहर में दाखिल होकर कहर बरपा रही हैं। बाढ़ और बारिश के कहर से आधा हिंदुस्तान भी जूझ रहा है। भारत के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से जबरदस्त बर्बादी देखने को मिल रही है। पहाड़ों में भारी बारिश की वजह से भूस्खलन हो रहा है, जगह जगह रास्ते बंद हो गए हैं। दूसरी ओर मैदानी इलाकों में बारिश की वजह से नदियों का जल स्तर खतरे के निशान को पार करता जा रहा है। इसकी वजह से पानी तटीय इलाकों को निगल चुका है।
भारत में बाढ़ और बारिश ने सबसे ज्यादा बर्बादी पूर्वोत्तर भारत में मचा रखी है। असम और मणिपुर में हाल सबसे ज्यादा बेहाल है। खासकर असम पिछले 1 महीने से बाढ़ से बेहाल है। असम में सड़कें पानी में बह चुकी है, लोगों के आशियाने पानी में समा चुके हैं और लोग सड़क पर या राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर हैं। अगर आपको इस घर में जाना है तो ऐसे चढ़ना पड़ेगा और फिर उसके बाद यहीं सोने का ठिकाना है, यहीं खाने का, यहीं बिस्तर, और ऊपर जो है ये पॉलीथीन लगा दी गई है। ये किचन है, यहीं खाना बनाया जाता है। इसी ट्रक में लोग रह रहे हैं, बच्चे यहीं सोते हैं। गर्मी बहुत है, धूप बहुत ज़्यादा है। असम जैसा ही हाल पूर्वोत्तर के बाकी राज्यों में भी है, जहां बाढ़ और बारिश की वजह से जबरदस्त तबाही हुई है। असम पिछले 22 दिनों से बाढ़ से बेहाल है। राज्य में 34 जिले बुरी तरह से प्रभावित है। इन 22 दिनों में बाढ़ की वजह से 180 लोगों की मौत हो चुकी है। 36 लोग अब भी लापता हैं। 18,000 से ज्यादा घर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। 1,20,000 घरों को नुकसान हुआ है। इस बाढ़ में 50,000 से ज्यादा जानवर मारे गए हैं और करीब 2,40,000 हेक्टेयर की फसल तबाह हो चुकी है। असम जैसा ही हाल देश के कई और राज्यों में भी है। बिहार में कई जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। ये तस्वीर बिहार के छपरा जिले की है, जहां गंडक नदी ने गदर मचा रखा है। गंडक की लहरें अपने सामने आने वाली हर चीज को बहा ले जा रही है। नदी का तेज बहाव तटीय इलाकों को भी समेटता जा रहा है। सिर्फ छपरा ही नहीं, बिहार के कई जिले बाढ़ से बेहाल हैं। बिहार का सीतामढ़ी बागमती नदी के कहर से जूझ रहा है। दर्जनों गांवों में नदी का पानी कब्जा कर चुका है और तटीय इलाकों में भयंकर कटान जारी है। सैलाब के कहर से सैकड़ों गांव तबाह हो चुके हैं और लोग आसमान के नीचे आ गए हैं। इस वक्त हम सीतामढ़ी के रसूलपुर गांव में हैं। सीतामढ़ी से बिल्कुल पास में नेपाल है। नेपाल में भारी बारिश हुई है, जिसके कारण यहाँ जो बागमती नदी गुजरती है उसका जल स्तर काफी बढ़ गया है। जो कट रहा है इसका कोई अति नहीं हो रहा है, बम्बू से बांध रहा है, मिट्टी डाल रहा है, उससे क्या होगा? अभी जैसे सब माल जाल को रहने के बांधने का कोई उपाय नहीं है, खाने के कुछ नहीं है, जो अन्न पानी था सब बह गया है। मैदानी इलाकों की तरह ही पहाड़ों पर भी बारिश का कहर टूट पड़ा है। ये हरिद्वार की तस्वीरें हैं, जहां गंगा की उफनती लहरों में एक युवक अचानक बहने लगा। गनीमत थी कि रेस्क्यू टीम ने उसे वक्त रहते देख लिया और उसे रेस्क्यू कर लिया। रेस्क्यू टीम के जवानों ने जान की बाजी लगाकर इस युवक को बचा लिया। जो भी युवक इस समय नहाने आ रहे हैं, चाहे कोई भी नहाने आ रहा है, उनसे लगातार अपील की जा रही है कि आप लोग जो जंजीर है और जो हमारी बैरिकेटिंग लगी है उसके उस पार ही नहाएं, जिससे कि आप सुरक्षित रहें। लेकिन कुछ युवक उसको तोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे ही एक युवक द्वारा सतनाम घाट पे नहा रहा था तो बह गया। लगातार बारिश की वजह से जम्मू कश्मीर में भी नदियां डरा रही हैं। ये तस्वीरें किश्तवाड़ की है, जहां एक गांव में युवक गंभीर हादसे का शिकार हो गया, लेकिन मेडिकल सर्विस और जख्मी युवक के बीच चिनाब की ये उफनती लहरें आ गई। इसके बाद सेना ने उसकी जान बचाने का बीड़ा उठाया। सेना के जवानों ने बेहोशी की हालत में रस्सी के सहारे गांव से निकालकर उसे अस्पताल पहुंचाया। देश में बाढ़ और बारिश हर साल इसी तरह तबाही मचाती है। दुनिया के सैकड़ों देश ऐसी ही तबाही और बर्बादी का सामना करते हैं और ये नुकसान साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। तो बाढ़ और बारिश से होने वाली तबाही और बर्बादी को रोकने के लिए दशकों से जो कोशिश हो रही है वो नाकाफी हो जाती है जब आप ऐसी तस्वीरें देखते हैं। अब तक पूरी तरह कामयाबी मिल ही नहीं पाई है। सैलाब से होने वाला नुकसान देश की तरक्की के रास्ते में एक बहुत बड़ा ब्रेकर है और आंकड़ों के जरिए हम आपको समझा सकते हैं कैसे। सेंटर वाटर कमीशन के आंकड़े के मुताबिक 1953 से 2020 के बीच 46 करोड़ हेक्टेयर इलाका बाढ़ की वजह से तबाह हो गया है। 88,000 करोड़ रुपए का इसके चलते नुकसान हुआ है और इस दौरान 77 करोड़ पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, जबकि इस वक्त भी देश में कुल घरों की संख्या
33 करोड़ ही है। यानी 67 सालों के बाढ़ ने देश में कुल घरों की संख्या से 2 गुना से ज्यादा आशियाने तबाह कर दिए हैं और इस आफत से 1,07,000 लोगों की मौत भी हो चुकी है, 60 लाख की जान गई है, जिससे कुल नुकसान 4,10,000 करोड़ का हुआ है। भारत ही नहीं, दुनिया के सैकड़ों देश हर साल बाढ़ और बारिश का इस कहर को झेल रहे हैं। इस वक्त भी दुनिया के कई इलाकों में बाढ़ से बेहाल होते लोग दिख रहे हैं। हमने आपको अपनी रिपोर्ट में दिखाया, बाढ़ और बारिश के बीच चीन में आए एक समुद्री तूफान ने मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। चीन के ग्वांगडोंग में रविवार को एक समुद्री तूफान ने तबाही मचाई। इस तूफान के टकराने पर बारिश हुई और ग्वांगडोंग के निचले इलाकों में सैलाब का कहर टूट पड़ा। जगह जगह लोग पानी में फंस गए, सैकड़ों घर डूब गए। फंसे हुए लोगों को रस्सी की मदद से फिर रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। इसी समुद्री तूफान में दक्षिण चीन सागर ने चीन की एक कंपनी का बाज भी डुबो दिया। ये तस्वीरें, इस बाज में मौजूद कर्मचारियों को निकालने के लिए रेस्क्यू टीम पहुंची। जो हेलीकॉप्टर है उसकी मदद से लोगों को बाज से बाहर भी निकाला गया। मौत से सीधी जंग का ये ऑपरेशन कुछ घंटों का नहीं, कई घंटों तक चला। बाज देखते ही देखते लहरों में समा गया। 2 दर्जन से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। तलाश हालांकि उनकी चल रही है और ये तस्वीरें भयावह है। हर साल ऐसी तस्वीरें आती है, हर साल हमें ये तस्वीरें देखनी पड़ती है। मौसम पर दुनिया के मशहूर जर्नल नेचर में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई और वो हैरान करने वाली है। नेचर की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में हर रोज 115 लोगों की जान बाढ़ और बारिश की वजह से जाती है। हर दिन 1600 करोड़ रुपए का नुकसान दुनिया की अर्थव्यवस्था को होता है इसी वजह से। दुनिया में 1970 और 2019 के बीच सैलाब से जो नुकसान हुए हैं उसके आंकड़े भी डरा रहे हैं। पिछले करीब 50 साल में सैलाब के कहर से दुनिया में 20 लाख लोगों की मौत हुई है। सिर्फ एशिया की अगर बात करूं तो 10 लाख लोग शामिल हैं इसमें। इस अवधि में दुनिया की अर्थव्यवस्था को 364 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और सिर्फ एशिया की बात करूं तो 95 लाख करोड़ का। बारिश और बाढ़ का कहर, इसका खतरा दुनिया की 1/4 आबादी पर इस वक्त मंडरा रहा है, जिसमें लोअर और मिडिल इनकम वालों की तादाद सबसे ज्यादा है, जिनके लिए खुद को फिर से समेटना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और इसीलिए हम ऊपर वाले से यही प्रार्थना करते हैं कि इंसानों की नादानियों को इस तरीके से ना डुबोए। महाराष्ट्र में अब शिंदे सरकार, विधानसभा में एकनाथ शिंदे की सरकार ने विश्वास मत हासिल किया। शिंदे सरकार के पक्ष में 164 वोट पड़े, विरोध में सिर्फ 99 वोट पड़े। विश्वास मत की वोटिंग में आज 21 विधायक गैर हाजिर रहे। एसपी के 2 विधायक समेत 3 ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। कोई देर से पहुंचा तो दरवाजा बंद हो गया था, तो एसपी ने औरंगाबाद का नाम बदलने के विवाद में वोटिंग नहीं की। विश्वास मत हासिल कर सदन में बोले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कहा उद्धव के सामने मेरे साथ नहीं हुआ था अच्छा बर्ताव। शिंदे ने कहा उद्धव का फोन मुझे आया था, पूछा कहां जा रहे हो, कब आओगे, तो मैंने कहा पता नहीं। विश्वास मत में जीत के बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोले, मैंने कहा था मैं वापस आऊंगा, मैं आया और साथ में एकनाथ शिंदे को लाया। फडणवीस बोले ये ईडी सरकार है, ईडी यानी एकनाथ और देवेंद्र सरकार। आज वोटिंग के दौरान उद्धव ठाकरे को एक और झटका लगा। शिवसेना के एक और विधायक संतोष बांगर ने भी एकनाथ शिंदे की सरकार के समर्थन में वोट किया। उनकी वोटिंग के दौरान उद्धव गुट ने वोटिंग की। संतोष लक्ष्मणराव बांगर, AK 40। एकनाथ शिंदे सरकार की जीत पर उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने कहा, हमारी लड़ाई जारी रहेगी, असली शिवसेना हमेशा बनी रहेगी। आदित्य ने स्पीकर के चुनाव को भी गलत बताया। शायद हो सकता है, लेकिन हम जब भी इलेक्शन हो तैयार है, जनता तैयार है, क्योंकि सवाल तो सबको पता है कि इनका क्या होगा, जवाब सबको पता है कि शिवसेना दुगनी नहीं कई सारे ताकत लेके इस विधान भवन में आएगी।
एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा 6 महीने में शिंदे सरकार गिर जाएगी। पवार ने अपनी पार्टी के विधायकों को मिड टर्म इलेक्शन की तैयारी करने के लिए कहा है। पवार के बयान पर शिवसेना और बीजेपी में जुबानी जंग। शरद पवार साहब का जो वक्तव्य है उससे मैं सहमत हूँ। महाराष्ट्र मिड टर्म पोल के दिशा में जा रहा है। विधायकों के मन में डर बैठाने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी करना ये राष्ट्रवादी दल के नेता की मजबूरी है। अजित पवार को महाराष्ट्र विधानसभा का नेता विपक्ष बनाया गया। एनसीपी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं अजित पवार। एकनाथ शिंदे के गुट के विधायकों की सुरक्षा पर शिवसेना ने फिर उठाए सवाल। संजय राउत ने कहा, आतंकी कसाव को भी इतनी सुरक्षा नहीं मिली, विधायकों को जिस तरह सदन लाया जा रहा है। कसाब को भी इतनी सिक्योरिटी कभी नहीं थी, उतनी सिक्योरिटी देकर लगभग आर्मी को ही बुलाया था मुंबई में। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों का सबसे सनसनीखेज वीडियो सामने आया। वीडियो में कार के अंदर हथियारों के साथ नाचते दिखे हत्यारे। दावा है कि इस वीडियो में शूटर अंकित, प्रियव्रत और सचिन है और मूसेवाला की हत्या करने के बाद ये शूटर इसी तरह कार में घूम रहे थे। 5 राज्यों में पुलिस इनका पीछा कर रही थी। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में वो शूटर अंकित सिरसा गिरफ्तार हुआ है जिसने मूसेवाला को सबसे पास से गोली मारी थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अंकित सिरसा को पकड़ा है। मूसेवाला की हत्या का आरोपी शूटर अंकित सिर्फ 18.5 साल का है। दोनों हाथों से गोलियां चलाता था। दिल्ली पुलिस ने उसे कश्मीरी गेट से पकड़ा है। सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ अंकित की तस्वीरें वायरल है। राजस्थान के उदयपुर से लेकर महाराष्ट्र के अमरावती तक कट्टरपन वाले तालिबान के खिलाफ गुस्सा, कई जगह प्रदर्शन। उदयपुर और अमरावती में नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन करने पर हत्या हुई है। राजस्थान में उदयपुर के कन्हैया लाल हत्याकांड में नहीं थम रहा है लोगों का गुस्सा। बूंदी शहर बंद रहा। बड़ी संख्या में लोगों ने यहां जुलूस निकाला। हत्यारों को फांसी देने की मांग है। अमरावती के उमेश हत्याकांड पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, सभी आरोपी गिरफ्तार हैं, एनआईए जांच कर रही है, ऐसी घटना फिर नहीं होने देंगे। महाराष्ट्र के अमरावती उमेश कोल्हे हत्याकांड में पुलिस कमिश्नर आरती सिंह ने आरोपों पर सफाई दी। कहा, मामले को कभी भी हल्के में नहीं लिया। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने कहा था, पुलिस पहले मामले को चोरी का बता रही थी। तो ये सारे तरह के आरोप गलत है और जैसा वो बोल रही हैं कि हमने चोरी और लूटमार का एफआईआर करके मामले को दबा दिया। मामले को दबाना होता तो हम आज मेन आरोपी और सबको अरेस्ट नहीं कर रहे होते। 2 आरोपी अरेस्ट करके बता देते कि मामला खत्म हो गया। नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद बयान विवाद में नुपुर का समर्थन करने वाले कई लोगों को मिल रही हैं धमकियां। नागपुर में तो एक शख्स ने डर से घर ही छोड़ दिया। उदयपुर में कन्हैया लाल के परिवार से मिले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। कन्हैया की तस्वीर को श्रद्धांजलि दी। शेखावत बोले, राजस्थान को गहलोत सरकार ने अपराध की राजधानी बना दिया है। मथुरा के महेश्वर धाम के महामंडलेश्वर धर्मेंद्र गिरी को उदयपुर कांड की तरह जान से मारने की धमकी मिली। धमकी देने वाले ने फोन पर मोदी और योगी का नाम भी लिया। धर्मेंद्र गिरी ने हाल ही में देश को हिंदू राष्ट्र करने की मांग की थी। उदयपुर कन्हैया लाल हत्याकांड के खिलाफ तेलंगाना में बीजेपी विधायक राजा सिंह ने भड़काऊ बयान दिया। कहा, हिंदुओं को खुद उठाने पड़ेंगे हथियार। हमें मरना नहीं है। देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए हमें लड़ते हुए हमें आगे बढ़ना है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली पर विवाद बढ़ा। गौ महासभा ने गृह मंत्रालय से फिल्म पर रोक लगाने की मांग की।
डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का आरोप लगा है। काली की प्रोड्यूसर लीना पर भी कार्रवाई की मांग की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के भीवावरम में महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती समारोह का शुभारंभ किया। 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का भी अनावरण किया। साउथ में बीजेपी के मिशन के लिए दक्षिण के मेगा स्टार चिरंजीवी के नाम पर कयास तेज। आज पीएम मोदी के साथ मंच साझा करने विशेष विमान से पहुंचे थे चिरंजीवी। मोदी के साथ सेल्फी भी ली। आंध्र प्रदेश में मोदी के दौरे के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध में काले गुब्बारे उड़ाए। इस दौरान उड़ान भर रहा था पीएम का हेलीकॉप्टर। सुरक्षा में सेंध के लगे आरोप। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। यूपी में योगी सरकार के 100 दिन पूरे। सीएम योगी बोले, जो कहा वो किया, गुंडे माफियाओं पर एक्शन लिया। यूपी में निवेश भी बढ़ाया है। पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा किया और प्रचंड बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाने के साथ ही सरकार को सफलतापूर्वक संचालन करने के अपने 100 दिन के अपने इस कार्यकाल की उपलब्धियों के साथ जो कहा सो किया। 2 दिन के गुजरात दौरे के आखिरी दिन अहमदाबाद में बोले अरविंद केजरीवाल, गुजरात में भी फ्री हो सकती है बिजली। शर्त यह है कि यहाँ की राजनीति भी बदल जाए। गुजरात में भी बिजली फ्री हो सकती है, गुजरात में भी 24 घंटे बिजली हो सकती है। शर्त एक ही है, आपको राजनीति बदलनी पड़ेगी, आपको सत्ता बदलनी पड़ेगी, आपको ईमानदार पार्टी को लाना पड़ेगा। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के 5 नए मंत्रियों ने आज शपथ ली। मशहूर पंजाबी गायिका अनमोल गगन मान भी मंत्री बनी है। इसी साल मार्च महीने में सरकार बनने के 3 महीने बाद अब आम आदमी पार्टी की सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार हुआ है। पटना के राजीव नगर में अवैध कब्जे पर कार्रवाई के खिलाफ धरना दे रहे पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पप्पू यादव पर भी केस दर्ज हुआ। आरजेडी नेता लालू यादव की तबीयत बिगड़ी। पटना में घर में गिरे तो कंधे में फ्रैक्चर हुआ। पटना के अस्पताल में चल रहा है इलाज। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में निकाय चुनाव के लिए मिठाई के डिब्बों में बांटे गए 500 के नोट। तस्वीरें सामने आई। निवाड़ी के वार्ड नंबर 1 का बताया जा रहा है वीडियो। इसमें प्रत्याशी की तस्वीर भी दिखी। नगरीय निकाय चुनाव के लिए 6 जुलाई को है वोटिंग। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के आवास के बाहर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। महंगा जीएसटी और महंगाई के खिलाफ नारेबाजी की। दिल्ली में विधायकों की सैलरी बढ़कर हुई 90,000। विधानसभा में वेतन संशोधन विधेयक पास हुआ। दिल्ली में विधायकों को अब तक मिल रहे थे हर महीने 54,000 रुपए। यूपी के फतेहपुर में अवैध धर्मांतरण का भंडाफोड़ हुआ है। घर में प्रार्थना के लिए चंगाई सभा बुलाकर ईसाई बनने के लिए लालच दिया जा रहा था। पुलिस ने एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। लखनऊ के फैजुल्लागंज में पार्षद जगलाल यादव के पेट्रोल पंप पर प्रशासन का चला बुलडोजर। आरोप है अवैध तरीके से नाले पर बनाया गया था। समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार की कार्रवाई को गलत बताया। हिमाचल के कुल्लू में बड़ा हादसा हुआ। खाई में बस गिरने से 15 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। बस में 45 यात्री सवार थे, जिसमें ज्यादातर स्कूली बच्चे थे। खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का
निजी सलाहकार बताने वाले शख्स के खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज किया। पीएमओ की शिकायत के बाद 1 साल बाद ये मामला दर्ज हुआ है। केरल का रहने वाला है आरोपी डॉक्टर शिवा कुमार। बेंगलुरु में पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले में पुलिस के एडीजी अमृत पॉल गिरफ्तार। कर्नाटक राज्य में पहली बार इतने बड़े अफसर की गिरफ्तारी हुई है। आरोप है कि पेपर में धांधली के लिए हर छात्र से 30 से 80 लाख रुपए लिए गए थे। बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से बिहार के सीतामढ़ी में बाढ़ का खतरा। लोगों ने यहां पलायन शुरू किया। जमीन का कटाव हो रहा है। देश भर में कल कोरोना से 24 लोगों की मौत हुई। 16,135 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पूरे देश में करीब 1.25 लाख लोगों का कोरोना का इलाज चल रहा है। अमरनाथ यात्रा के दौरान घायल हुए श्रद्धालु की जान सेना ने बचाई। तेजी से काम करते हुए घायल श्रद्धालु को एयरलिफ्ट किया गया। अस्पताल में चल रहा है इलाज। अमेरिकी आर्मी एयरक्राफ्ट में 3 साल पहले हुए हादसे की तस्वीरें अब सामने आई। लैंडिंग करते वक्त हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई थी। बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।